नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अदर कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए। और आपको बता दें कि ये IAS प्री 2021 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए परगना सरकार सूबा, ऑप्शन बी सरकार परगना सूबा, ऑप्शन सी सूबा सरकार परगना, ऑप्शन डी सरकार सूबा परगना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है परगना सरकार सूबा, यानी पहले परगना छोटे फिर उसके बाद सरकार फिर उसके बाद सूबा। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा, जितना भी साम्राज्य था उसको सूबा या प्रांत, सूबे को प्रांत भी कहा जाता था, प्रांत में बांटा गया था। और सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था, यानी इकाइयाँ उससे छोटी थी। और इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। इन इकाइयों को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। फौजदार, प्रत्येक सरकार का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो फौजदार होता था। और प्रत्येक सरकार को फिर पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था सरकार को। और यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी क्या होता था? सिकदार होता था। तो सूबे का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था। और फिर इकाइयाँ या सरकार कहा गया जिसे, सरकार का प्रमुख अधिकारी होता था फौजदार। और फिर परगना या महल, उसका प्रमुख अधिकारी होता था सिकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देखिए इसमें। परगनों के अंतर्गत गांव आते थे। गांव और भी छोटे थे जिन्हें मावदा या दीही कहा जाता था। गांव को क्या कहा जाता था? मावदा या दीही कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी। गांव के अंतर्गत भी बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें नागला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नागला उन्हें कहा जाता था। और आपको बता दें कि शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया। शाहजहां का जब शासनकाल था उस समय परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे। चकला उसको कहा जाता था। और जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे, कुछ परगने उसके अंतर्गत आते थे। तो ये थी इसके बारे में संपूर्ण डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये PCS मेंस 2017 में ये क्वेश्चन आया है। और ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी मनोरंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कृषि। सी पार्ट करेक्ट आंसर है कृषि। सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग कृषि से संबंधित था ये। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया था जिसे दीवान अमीर को ही कहा जाता है, या उसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए। दीवान अमीर को ही जिसे कहा जाता है। और इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। यानी जो कृषक होते थे उनको सीधी सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन से यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ये बीपीएससी प्री 2005 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी इंदुलाल याज्ञिक, ऑप्शन सी एनजी रंगा, ऑप्शन डी पीसी जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट करेक्ट आंसर है स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की, या ये कहिए कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष चुने गए थे, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। और आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के जो अगुवा थे एनजी रंगा, वो इसके महासचिव चुने गए थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनजी रंगा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? ये यूपी पीसीएस प्री और री एग्जाम हुआ था, उसमें आया था 2015 में। ऑप्शन ए भारतीय बोल्शेविक दल, ऑप्शन बी क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन सी बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, ऑप्शन डी अतिवादी लोकतांत्रिक दल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट करेक्ट आंसर है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। 1934 में की गई थी सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई से टूटकर बनी थी। साम्यवादी दल था सीपीआई, उससे टूटकर यह पार्टी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? रोलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? ये आईएएस प्री 2007 में ये क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन का दमन, ऑप्शन डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने, जो अंग्रेजी सरकार थी उस समय, उसने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था।
और इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। और रोलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। और इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया, रोलेट एक्ट को, क्योंकि अंग्रेजी सरकार तो जो थी किसी को भी चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, सबसे पहले की थी? यूपी पीसीएस मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आया। ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1928, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन डी रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया, 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें? ऑप्शन ए नारियल में, ऑप्शन बी मूंगफली में, ऑप्शन सी सोयाबीन में, ऑप्शन डी सूरजमुखी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सोयाबीन में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सोयाबीन में। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन और वसा पाया जाता है, अतः इसे दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की फसलों में रखा जाता है। इनका वास्तविक नाम ग्लाइसीज मैक्स है। यह लेग्यूमिनियस कुल का पौधा है और सोयाबीन के दाने में 40 से 42% 40 से सोयाबीन के दाने में 40 से 42% तो प्रोटीन होती है और 20 से 23% वसा होती है और 30% जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। तो सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान आपको बता दें कि चीन को माना जाता है और सबसे ज़्यादा सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा किया जाता है, जबकि दूसरा स्थान चीन का है। और भारत में सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, भारत में। और सोयाबीन का वानस्पतिक नाम जो है ग्लाइसीज मैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? ऑप्शन ए आगरा को, ऑप्शन बी इलाहाबाद को, ऑप्शन सी जौनपुर को, ऑप्शन डी लखनऊ को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जौनपुर को। ऑप्शन सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने भाई जोना खां या मोहम्मद तुगलक की स्मृति में कराया था। जौनपुर नगर की स्थापना जो करवाई थी फिरोज तुगलक ने करवाई थी और फिरोज तुगलक ने उसका भाई था जोना खां या मोहम्मद तुगलक की स्मृति में करवाया था। और आपको बता दें कि मलिक सरवर नामक हिजड़े ने यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बाद में जौनपुर के कला संस्कृति आदि के क्षेत्र में अपनी प्रगति के कारण यह पूरब का सिराज कहा जाने लगा। यानी कला संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति के कारण यह पूरब का सिराज कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? ऑप्शन ए पुष्यभूति वंश, ऑप्शन बी वर्मन वंश, ऑप्शन सी सेन वंश, ऑप्शन डी पाल वंश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पाल वंश। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पाल वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी विक्रमशिला महाविहार की स्थापना। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। पाल वंशी शासक था धर्मपाल। वह एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है।
उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। और उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक था हरिभद्र, वो निवास करता था उसकी राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे। और डिटेल जान लेते हैं उनके बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1972 को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। और वहाँ पर एक राधानगर में हुआ था। हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय वस्तुतः प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे। उनके विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। उन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का पिता और आधुनिक भारत के पिता का सम्मान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन को कांग्रेस ने क्या कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन को कांग्रेस ने क्या कहकर विरोध किया। ऑप्शन ए काला कमीशन, ऑप्शन बी श्वेत कमीशन, ऑप्शन सी जनहित विरोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी श्वेत कमीशन। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। श्वेत कमीशन कहकर कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, साइमन कमीशन का। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा है तथा भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए यानी सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय को इसमें नहीं लिया गया था। इसीलिए जो भी कांग्रेसी थे उन्होंने इसे श्वेत कमीशन कहा। और 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन और 27 दिसंबर 1927 के मद्रास में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में 1984-85 ईस्वी में की गई। और इस संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। ऑप्शन ए निचली गंगा नहर, ऑप्शन बी घाघरा नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी केन नहर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शारदा नहर। सी पार्ट करेक्ट आंसर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो है शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। इस नहर का निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ और यह नहर बनवासा पीलीभीत में है। ये बनवासा नामक स्थान पर शारदा से निकली है, शारदा नदी से निकली है। और इस नहर द्वारा
पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आदि जिलों की लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। 8 लाख हेक्टेयर भूमि की इससे सिंचाई होती है और शाखा प्रशाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है इस नहर की? 12,368 किलोमीटर है शारदा नहर की। ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने, ऑप्शन सी राखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्ट करेक्ट आंसर है। जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। आपको बता दें कि 1950 ईस्वी में टी फैन टेलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। यानी अशोक स्तंभ का जो पता सर्वप्रथम लगाया था 1750 ईस्वी में टी फैन टेलर महोदय ने लगाया था। और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय प्राप्त है। यानी अशोक को अभिलेख को पढ़ने में सफलता जो प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने की थी, वो 1837 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। ये कौन से जिले में? उमरिया जिले में स्थित है। और वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है ये जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यह बाघ यहाँ बाघ जो है अधिक पाए जाते हैं। बाघ जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं। और यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुए भी पाए जाते हैं। सफ़ेद बाघ और तेंदुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए नोकरेक में, ऑप्शन बी कान्हा में, ऑप्शन सी नीलगिरी में, ऑप्शन डी पेरियार में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, नीलगिरी में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में स्थापित किया गया था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में ये विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? मध्य भारत से निकली नदी यमुना और गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है वो? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेतवा। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, बेतवा नदी है जो मध्य भारत से निकली और यमुना गंगा में मिलने वाली नदी है। और डिटेल देख लेते हैं। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश के और विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। और हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। कौन से तट पर? दाएं तट पर मिलती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि यमुना के कौन से तट से आकर मिलती है ये, तो दाएं तट से आकर मिलती है। और कहाँ पर? हमीरपुर शहर के निकट आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र या ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र या ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी बॉम्बे हाई, ऑप्शन सी नेवेली, ऑप्शन डी दिग्बोई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिग्बोई। दिग्बोई डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में दिग्बोई असम में है ये, और सबसे पुराना तेल क्षेत्र या ऑयल फील्ड है। यहाँ वर्ष 1866 ईस्वी में सर्वप्रथम तेल कोक की खुदाई की गई थी, 1866 ईस्वी में। और इस क्षेत्र में 1890 ईस्वी में 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त हुआ था। तेल कहाँ पर कब प्राप्त हुआ था? 1890 ईस्वी में, और 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त हुआ था। तो ये थे जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।